बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? ये ऐसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं, लिविंग बीइंग्स में एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं। एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एंजाइम, अमीनो एसिड, विटामिन, फैट्स, लिपिड, हार्मोन, न्यूक्लिक एसिड। आज हमने कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट किया है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट ऐसे ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल सब्सटेंस होती है, ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल सब्सटेंस होते हैं, या ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हाइड्रोलिसिस करने पे ऐसी यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे, यानी छोटे कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस करेंगे। तीन टाइप के होते हैं, मोनोसैकेराइड जिनका हाइड्रोलिसिस नहीं किया जा सकता, ओलिगोसैकेराइड्स जो हाइड्रोलिसिस करने पे 2 से 10 यूनिट मोनोसैकेराइड की प्रोड्यूस करेंगे, और पॉलीसैकेराइड जो 10 से ज्यादा यूनिट मोनोसैकेराइड की प्रोड्यूस करेंगे ऑन हाइड्रोलिसिस। मोनोसैकेराइड्स इसमें क्या होता है? हाइड्रोलिसिस करने पे 2 to 10 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे, किसकी? मोनोसैकेराइड की। फिर गलत बोल दिया, मोनोसैकेराइड का हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते हैं। ठीक, एग्जांपल ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज। मोनोसैकेराइड्स फर्दर क्लासिफाई किए गए हैं बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कार्बन एंड फंक्शनल ग्रुप। अगर फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है तो इनको एल्डोज कहते हैं, और कीटोन है तो कीटोज कहते हैं। और कार्बन के नंबर के बेसिस पे 3 वाले को ट्राइओज, 4 वाले को टेट्रोज, 5 वाले को पेंटेज, 6 वाले को हेक्सोज, 7 वाले को हेप्टोज। अब जैसे ग्लूकोज में 6 कार्बन है और कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एल्डिहाइड, तो ग्लूकोज क्या हो गया? एल्डोहेक्सोज हो गया। वैसे ही फ्रक्टोज में 6 कार्बन होते हैं और वो कीटो ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो क्या कहलाएगा? कीटोहेक्सोज। नेक्स्ट इसके बाद ओलिगोसैकेराइड जो 2 से 10 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे, किसकी? मोनोसैकेराइड की हाइड्रोलिसिस करने पे। एग्जांपल सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये सारे डाइसैकेराइड है, ये 2-2 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं। जैसे सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्रोड्यूस करेगा, माल्टोज ग्लूकोज प्रोड्यूस करेगा। पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं? जो 10 से ज्यादा यूनिट मोनोसैकेराइड की बनाएंगे हाइड्रोलिसिस करने पे। एग्जांपल स्टार्च हो गया। ठीक, स्टार्च है, सेलुलोज, ग्लाइकोजन एटसेट्रा। और पॉलीसैकेराइड्स आर नॉट स्वीट इन टेस्ट। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रिड्यूसिंग शुगर। भाई रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूसिंग नेचर, ये 2 टाइप के होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर उन्हें कहते हैं जो टॉलरेंस रिजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर देंगे। तो एग्जांपल इसके आ गए, सारे मोनोसैकेराइड्स ये काम करते हैं, इसके अलावा माल्टोज और लैक्टोज। ठीक, फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर, जो टॉलरेंस रिजेंट फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं करेंगे। इसका एग्जांपल सुक्रोज। ठीक, अब देखो माल्टोज और लैक्टोज फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलरेंस रिजेंट को इसलिए रिड्यूस करते हैं क्योंकि इनके कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन फेलिंग सॉल्यूशन या टॉलरेंस रिजेंट को रिड्यूस करने के लिए फ्रीली अवेलेबल होता है, जबकि सुक्रोज का अवेलेबल नहीं होता, तो इसलिए ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। नेक्स्ट फेलिंग सॉल्यूशन टॉलरेंस रिजेंट क्या है? ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, आप जानते भी हैं। ये आपका डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है जो याद करना है। इसका कंप्लीट मिरर इमेज एल ग्लूकोज होता है, दिस इज डी फ्रक्टोज, इसका कंप्लीट मिरर इमेज एल फ्रक्टोज होगा। नेक्स्ट देखो, ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप है, वो फेलिंग सॉल्यूशन टॉलरेंस रिजेंट को रिड्यूस करे, अच्छी बात है, लेकिन फ्रक्टोज में तो कीटो ग्रुप होता है, वो भी रिड्यूस करता है। क्यों रिड्यूस करता है? क्योंकि भाई फेलिंग सॉल्यूशन हो या टॉलरेंस रिजेंट हो, उसमें अल्कलाइन मीडियम होता है, और अल्कलाइन मीडियम में ग्लूकोज, फ्रक्टोज और मैनोज, ये तीनों क्या है? इक्विलिब्रियम में रहते हैं। यानी ग्लूकोज फ्रक्टोज में जा सकता है, फ्रक्टोज मैनोज में, मैनोज ग्लूकोज में, आपस में किसी में जा सकते हैं। तो फ्रक्टोज जब इक्विलिब्रियम में ग्लूकोज में जाएगा तो उसमें CHO ग्रुप आ जाएगा, और फिर वो फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलरेंस रिजेंट को रिड्यूस कर देगा। बोलो, कोई डाउट नहीं है? नेक्स्ट ग्लूकोज फ्रक्टोज, ये मैंने आपको बता दिया, ग्लूकोज फ्रक्टोज फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रेड ब्राउन पीपीटी बनाएंगे, ग्लूकोज फ्रक्टोज टॉलरेंस रिजेंट के साथ सिल्वर ग्रे पीपीटी बनाएगा। और एल्डिहाइड जो होता है उसको ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करने पे वो ऑक्सीडाइज हो जाता है एसिड में, जबकि कीटोन ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता। तो हमने देखा ग्लूकोज को जो ब्रोमीन वाटर के साथ ऑक्सीडाइज करते हैं तो ये ग्लूकोनिक एसिड बनाता है, लेकिन फ्रक्टोज नहीं बनाता। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप है और फ्रक्टोज में नहीं है, फ्रक्टोज में कीटो ग्रुप है। तो ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपके सामने फिर से डी ग्लूकोज, और ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, यानी इसका थीटा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा प्लेन पोलराइज्ड लाइट का। थीटा आपके सामने है, और कितना होता है? 52.5 डिग्री। और इसका नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर कितने बनाएगा? सारे ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। इसमें कितने कायरल सेंटर है? 4, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 2 की पावर 4, दैट इज 16। बोलो, कोई डाउट है क्या? नेक्स्ट बनाते कैसे हैं? सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस कर दो, ग्लूकोज फ्रक्टोज बन जाएगा। स्टार्च का हाइड्रोलिसिस कर दो, ग्लूकोज बन जाएगा। इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, भाई ग्लूकोज में सारे कार्बन स्टेट चेन में होते हैं। इस बात का प्रूफ कहां से मिला? जब ग्लूकोज की रिएक्शन HI के साथ हीट किया गया तो क्या बना? N हेक्सेन बना, जो क्या बताता है? ग्लूकोज हैज
ऑल 6 कार्बन इन स्ट्रेट चेन। और जब इसकी HCN और NH2OH हाइड्रोक्सिल इनके साथ रिएक्शन कराई गई तो इसने साइनोहाइड्रिन और ऑक्साइम बनाया रिस्पेक्टिवली, जो इस बात का प्रूफ है कि इसके पास कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, कार्बन ग्रुप में एल्डिहाइड है कीटोन है, कैसे पता किया? इसकी रिएक्शन कराई हमने ब्रोमीन वाटर के साथ। ब्रोमीन वाटर कीटो ग्रुप को तो ऑक्सीडाइज नहीं करता, एल्डिहाइड को करता है, तो इसने क्या किया? ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज कर दिया ग्लूकोनिक एसिड में, यानी हमें समझ में आ गया कार्बोनिल ग्रुप कैसा है? एल्डिहाइड ग्रुप है। फिर इसकी रिएक्शन कराई गई किसके साथ? एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। तो इसका 1 मोल लिया और इसको एक्सेस में लिया तो इसने क्या बनाया? पेंटा एसिटेट प्रोडक्ट बना, जो इस बात का प्रूफ है कि ग्लूकोज के पास 5 OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। और फिर इसकी HNO3 के साथ रिएक्शन कराई तो इसने सैक्रिक एसिड बनाया, डाइओइक एसिड बनाया। या जब हमने ग्लूकोनिक एसिड को फर्दर ऑक्सीडाइज किया तब भी इसने क्या बनाया? सैक्रिक एसिड बनाया। तो इससे क्या पता चलता है? इसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप था और दूसरा क्या है? प्राइमरी अल्कोहल। तो 5 OH में से एक प्राइमरी, बाकी 4 सेकेंडरी अल्कोहल है। टर्सरी क्यों नहीं है? क्योंकि स्ट्रेट चेन होता है। फिर इसके बाद साइंटिस्ट ने देखा भाई ग्लूकोज जो है 2,4-DNP टेस्ट नहीं देता, ये सिर्फ बेस के साथ रिएक्शन नहीं देता, और ना ही ये सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ एडिशन प्रोडक्ट बनाता। और इसके अलावा जो इसका पेंटाएसिटेट प्रोडक्ट है वो NH2OH के साथ रिएक्शन नहीं करता, जो किस बात का प्रूफ हो गया? एब्सेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप, यानी इसमें एल्डिहाइड ग्रुप एब्सेंट है। तो इससे फिर साइंटिस्ट ने इसके ऊपर और स्टडी की तो उससे इन्होंने पाया कि ग्लूकोज ना कि ओनली ओपन चेन स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है, बल्कि ये साइक्लिक स्ट्रक्चर में भी एग्जिस्ट करता है। और इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनता है कि यहाँ पे जो 5th कार्बन का OH है वो न्यूक्लियोफाइल का काम करते हुए कार्बन ग्रुप के कार्बन पे अटैक कर देता है, और इससे क्या बन जाएगा? यहाँ पे साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाता है और ये कार्बन हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइज। और जब ये sp3 हाइब्रिडाइज होगा तो OH इस साइड से भी आ सकता है, उस साइड से भी आ सकता है। तो दोनों केस हमने बना लिए, एक बार इस साइड से, एक बार अपोजिट साइड से OH हो गया। तो जब इसका स्ट्रक्चर हम बना रहे थे, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाया हमने, रिंग बनाई आपने, सभी कार्बन पे आपने बॉन्ड बना लिए, तो नंबरिंग कर ली 1 2 3 4 5 6। तो आपने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा कार्बन लिख लिया यहाँ पे। फिर क्या किया? इस रिंग के अंदर जो आ रहा था वो आपने इस बॉन्ड पे नीचे की तरफ लिखा, जैसे फर्स्ट कार्बन पे OH नीचे, सेकंड कार्बन पे OH नीचे, थर्ड कार्बन पे OH नीचे, फोर्थ पे OH नीचे, फिफ्थ पे H नीचे, लिख लिया। और CH2OH आ गया लास्ट ऊपर। तो हमने देखा ये स्ट्रक्चर ऐसे बना। सिमिलरली इससे भी ऐसे स्ट्रक्चर बना, फर्स्ट कार्बन पे H नीचे, सेकंड कार्बन पे OH नीचे, थर्ड कार्बन पे H नीचे, फोर्थ कार्बन पे OH नीचे, ये जो अंदर है रिंग के वो नीचे, और 5th कार्बन पे CH2OH दोनों के इसमें ऊपर रखा। तो जब फाइनली ये स्ट्रक्चर बन गए, हमने एनालिसिस किया कि अगर फर्स्ट कार्बन के यानी कार्बन ग्रुप के कार्बन पे लगा OH, कार्बन ग्रुप के कार्बन पे लगा OH और लास्ट CH2OH अपोजिट साइड आते हैं, देन इट इज अल्फा आइसोमर, और अगर सेम साइड आते हैं तो बीटा आइसोमर। बोलो कोई डाउट है क्या? तो अल्फा और बीटा क्या है? ये आपके ग्लूकोज के एनोमर्स हो गए। कौन से एनोमर है? C1 एनोमर्स बोल सकते हैं। एनोमर्स का मतलब साइक्लिक एपिमर्स। कौन से कार्बन पे कॉन्फिगरेशन चेंज है? फर्स्ट कार्बन पे। ठीक, अब इसमें आपको क्या याद करना है? दोनों ही क्या है? दोनों ही आपके डेक्स्ट्रोरोटेटरी है। ठीक, और ये एंगल बेशक मत याद करो। हाँ, मेल्टिंग पॉइंट इसका 419 केल्विन होता है अल्फा का, और बीटा का 423 केल्विन। ये एनसीईआरटी में लिखा है। इसके अलावा एनसीईआरटी में लिखा है म्यूटा रोटेशन से थीटा नेट कितना आ जाता है इनका? थीटा नेट आएगा 52.5। ये पहले भी आपने याद कर लिया। और ग्लूकोज से आप अल्फा कैसे बनाते हो? ग्लूकोज का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बनाओ 303 केल्विन पे, यानी सिंपल घर पे, तो बनेगा अल्फा फॉर्म। और ग्लूकोज का आपने सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लिया, यानी उसको हीट कर दिया 371 केल्विन तक, तो बन जाएगा आपका बीटा फॉर्म। कर लोगे 2 पॉइंट। नेक्स्ट, फ्रक्टोज। ये फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड डी फ्रक्टोज। और डी फ्रक्टोज कैसा है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, बिकॉज इट रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और एंगल कितना आएगा? थीटा -92.4 डिग्री। ये रिड्यूसिंग शुगर है, और सारे रिड्यूसिंग शुगर म्यूटा रोटेशन शो करते हैं। बनाते कैसे हैं? सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करके ग्लूकोज और फ्रक्टोज। अब इसमें भी क्या है? ये आपका डी फ्रक्टोज है। तो डी फ्रक्टोज का हमने क्या किया? इसमें भी 5th कार्बन का OH क्या करेगा भाई? 5th कार्बन का OH आपका कार्बन ग्रुप के कार्बन पे अटैक करेगा, तो यहाँ पे ऐसे रिंग बनेगी। ठीक, इसमें एक बार OH इस साइड आ गया, एक बार अपोजिट साइड आ गया। फिर से आपने नंबरिंग कर दी सारे कार्बन की। ये 5 की रिंग बनती है इसमें ऑक्सीजन कंटेनिंग, तो यहाँ पे रिंग पे नंबरिंग करी 2 3 4 5, 5 पे CH2OH। सिमिलरली आपने यहाँ पे लिख लिया 2 3 4 5, और ये 6 CH2OH। और ये जो नंबरिंग कर रखी ना, अब सेकंड कार्बन पे जो इसके अंदर आ रहा है रिंग के अंदर, उसको नीचे लिखो, CH2OH नीचे,
फिर थर्ड पे H नीचे OH ऊपर, फोर्थ पे OH नीचे और H ऊपर, और फिफ्थ पे CH2OH ऊपर दिख रहे हो, H नीचे। सेम इस पे लिखा ऐसे ही, OH सेकंड पे नीचे, थर्ड पे H नीचे, फोर्थ पे OH नीचे और फिफ्थ पे CH2OH ऊपर। तो जिसमें OH और CH2OH अपोजिट आए अल्फा, और जिसमें सेम साइड आए बीटा, तो ये अल्फा बीटा हो गए, और इनका थीटा नेट आता -92.4 डिग्री। और बस यही याद करना है, ये अल्फा आइसोमर, ये बीटा आइसोमर। कर लोगे या नहीं कर लोगे? ठीक, इनमें से एक स्ट्रक्चर याद कर देना, या तो जैसे मैं अभी बनाना सिखा रहा था ऐसे सीख जाओ, ऐसे कर लो, या एक एक स्ट्रक्चर याद कर लो, अल्फा अल्फा फॉर्म दोनों की। फिर बीटा में क्या कर दोगे, बस कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन पे OH का ओरिएंटेशन चेंज कर देना। ठीक है भाई, देखो एपीमर्स क्या होते हैं, जब मोनोसैकेराइड्स में किसी एक सिंगल कायरल सेंटर के अराउंड कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाए, दे आर कॉल्ड एपीमर्स। जैसे ग्लूकोज में सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कार्बन कायरल सेंटर है, तो सेकंड के राउंड चेंज किया कॉन्फ़िगरेशन, C2 एपीमर, ये डी मेनोज बनता है, और थर्ड के राउंड चेंज किया तो C3 एपीमर, ये डी एलोज बनता है, और फोर्थ के राउंड चेंज किया तो C4 एपीमर, दिस इज कॉल्ड डी गलैक्टोज। ये याद करना है, डी गलैक्टोज क्या है, C4 एपीमर ऑफ डी ग्लूकोज, और ये फिफ्थ है, ये एल आइडोज होता है। ठीक, नेक्स्ट छोड़ दो इसको, तो क्या याद नहीं करना, बस डी गलैक्टोज याद करो। नेक्स्ट, अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, आप सिंपल क्या करोगे, ये 6 की रिंग बनाओगे, 1 2 3 4 5 ऐसे नंबरिंग करोगे, 5 पे ऊपर CH2 लगा दिया, 6th हो गया, फिर H इस पे नीचे आएगा, फोर्थ पे H ऊपर, थर्ड पे H नीचे, सेकंड पे H ऊपर, ये लिखा। तो फिर इन पे ना जहां पे खाली जगह वहां पे OH 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 ऐसे लगा दिया। अब देखो, अगर हम फर्स्ट पे OH इस CH2OH के अगेंस्ट लगाएंगे, अपोजिट लगाएंगे ऐसे, तो क्या हो जाएगा, अल्फा डी ग्लूकोज, और इस OH को फर्स्ट कार्बन पे लगा OH और लास्ट CH2OH सेम साइड है, तो बीटा डी ग्लूकोज। ऐसे ही आप किसका बनाते हैं, फ्रक्टोज का। फ्रक्टोज में आपने 5 की रिंग बनाई, तो इसमें क्या करना है, नंबरिंग कर देना ऐसे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कार्बन, फिफ्थ पे CH2OH ऊपर, H नीचे, फोर्थ पे H ऊपर, थर्ड पे H नीचे, और फिर यहाँ पे इन पे OH दूसरी साइड आ जाएंगे। फिर सेकंड पे देखो, अगर आपने CH2OH ऊपर लगाया और OH नीचे लगा दिया, ये कार्बन ग्रुप का कार्बन है, इस पे OH नीचे, CH2OH ऊपर, तो अल्फा डी फ्रक्टोज हो जाएगा। और अगर मान लीजिए OH और CH2OH सेम साइड हो गए, सेकंड कार्बन का OH और लास्ट का CH2OH, तो ये हो जाएगा बीटा डी फ्रक्टोज। और जब आप इसका क्या मिरर इमेज बनाते हैं, तो इसको ऐसे पलट देते हैं, सेकंड कार्बन उधर चला जाएगा, तो ऐसे जब पलटेंगे आप, इसको ऐसे पलटेंगे, तो यहां पे इसके जो बॉन्ड है, जो नीचे था वो ऊपर चला जाएगा, CH2OH नीचे था, इसमें ऊपर चला गया, OH नीचे आ गया, तो सभी के ऐसे बॉन्ड पलट देंगे। बोलो कोई डाउट है क्या? तो वो भी बीटा डी फ्रक्टोज है, कर लेंगे। नेक्स्ट, इसके बाद सुक्रोज। सुक्रोज क्या होता है, इट इज डाइसैकेराइड ऑफ अल्फा डी प्लस ग्लूकोज एंड बीटा डी माइनस फ्रक्टोज। तो ये क्या होता है, कौन से उस पे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनेगा, C1 कार्बन ऑफ अल्फा डी प्लस ग्लूकोज और C2 कार्बन ऑफ बीटा डी फ्रक्टोज। अब देखो, अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट का कार्बन, कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन, और बीटा डी फ्रक्टोज का कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन, दोनों किसमें है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इन्वॉल्व है, तो ये फ्रीली अवेलेबल नहीं है एल्डिहाइड ग्रुप बनाने के लिए, इसलिए ये फेलिंग सॉल्यूशन टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस नहीं कर पाएगा सॉल्यूशन में, सो इट इज कॉल्ड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। फिर इसके बाद, अच्छा, जब सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं, सुक्रोज वैसे डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है, लेकिन हाइड्रोलिसिस करने पे जो सॉल्यूशन आता है ये लिवोरोटेटरी आता है, सो इट इज कॉल्ड इन्वर्ट शुगर, और प्रोसेस इज नोन एज इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। मल्टोज क्या होता है, ये आपका अल्फा डी ग्लूकोज का डाइमर है, इसमें अल्फा डी ग्लूकोज की 2 यूनिट जुड़ेंगी, जिसमें ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनेगा C1 ऑफ फर्स्ट यूनिट एंड C4 ऑफ सेकेंड यूनिट, फर्स्ट और फोर्थ कार्बन पे बनेगा। तो सेकेंड यूनिट का जो कार्बन है कार्बन ग्रुप का, वो फ्रीली अवेलेबल है, जो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो सकता है, जिसके कारण ये क्या करेगा, फेलिंग सॉल्यूशन टॉलरेंस रिएजेंट को सॉल्यूशन में रिड्यूस कर देगा, और ये रिड्यूसिंग शुगर कहलाएगा। नेक्स्ट, लैक्टोज क्या होता है, इसमें ये बीटा डी गलैक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज का डाइमर है, तो बीटा डी ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन और बीटा डी गलैक्टोज का, गलैक्टोज में देखो क्या है, यहां पे फोर्थ कार्बन एनोमेरिक कार्बन है, जिसमें आपने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, तो यहां पे ये बीटा डी गलैक्टोज का फर्स्ट कार्बन और बीटा डी ग्लूकोज का फोर्थ कार्बन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनाएंगे। इसमें भी आप देखो, बीटा डी ग्लूकोज का ये कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन फ्रीली अवेलेबल है, जो सॉल्यूशन में एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा और फेलिंग सॉल्यूशन टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर देगा और रिड्यूसिंग शुगर कहलाएगा। नेक्स्ट, इसके बाद आता है पॉलीसैकेराइड स्टार्च। ये अल्फा डी ग्लूकोज का मोनोमर डाइमर है, पॉलीमर है, और इसमें अमाइलोज अमाइलोपेक्टिन प्रेजेंट होता है। अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन, अमाइलोज क्या है,
कंस्टिट्यूट 15 to 20% ऑफ स्टार्च, और अमाइलोपेक्टिन का कितना कंट्रीब्यूशन है 80 to 85। अमाइलोज इज वाटर सोल्यूबल, अमाइलोपेक्टिन इज वाटर इनसोल्यूबल। इसमें अनब्रांच लॉन्ग चेन्स होती है जिसमें 200 से 1000 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट जुड़ी होती है C1 और C4 कार्बन पे, जिसको बीटा अल्फा लिंक्स कहते हैं। और इसमें क्या है, लॉन्ग चेन्स भी होती है, ब्रांचिंग भी होती है। लॉन्ग चेन्स जो बनेगी वो अमाइलोज की तरह C1 और C4 पे अल्फा लिंक होंगे, और ब्रांचिंग कहां पे होगी, C1 एंड C6 कार्बन पे। बोलो कोई डाउट है क्या? तो ये अल्फा लिंक कहलाते हैं ऐसे। नेक्स्ट, ये इनके स्ट्रक्चर है, ये आपकी अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट, अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट, अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट, ये C1 C4 कार्बन पे क्या बनाते जा रहे हैं लगातार, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। फिर एक ये हो गई एक चेन आपकी लॉन्ग चेन पॉली, ठीक, और एक दूसरी लॉन्ग चेन ये हो गई। तो इनमें ये C1 C4 पे आ रही है लॉन्ग चेन, तो लेकिन यहां देखो ब्रांचिंग C1 और C6 पे क्या हो रहा है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज आ रहा है, जिसको अल्फा लिंक कहते हैं। ये हो गया आपका अमाइलोपेक्टिन। कर लेंगे नहीं कर लेंगे? नेक्स्ट आपका आता है सेलुलोज, ये मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस है प्लांट किंगडम का, और ये मेन पार्ट होता है सेल वॉल का प्लांट सेल में। और स्ट्रेट चेन पॉलीमर किसका, बीटा डी ग्लूकोज का। बीटा डी ग्लूकोज कौन से कार्बन पे जुड़े होते हैं, C1 एंड C4 कार्बन पे। और इसमें बीटा डी ग्लूकोज के जो लिंक बनेंगे, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनता है, उसको क्या कहते हैं, बीटा लिंक्स कहते हैं। ग्लाइकोजन क्या है, ये एनिमल स्टार्च है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर अमाइलोपेक्टिन के जैसा होता है, उससे भी ज्यादा ब्रांचिंग होती है, और ये लीवर, मसल और ब्रेन में प्रेजेंट होता है। और ग्लाइकोजन क्या है, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है एंजाइम के द्वारा, जब हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है। ठीक, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च की तरह स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होते हैं प्लांट में, और एनिमल में ग्लाइकोजन की फॉर्म में। नेक्स्ट, प्रोटीन्स क्या होते हैं, अल्फा अमीनो एसिड के पॉलीमर है, इसलिए जब इनका हाइड्रोलाइसिस करते हैं अल्फा अमीनो एसिड प्रोड्यूस करेंगे। अमीनो एसिड क्या होते हैं, जिसमें NH2 और COOH ग्रुप प्रेजेंट हो। अगर NH2 ग्रुप अल्फा कार्बन पे है तो अल्फा अमीनो एसिड बीटा कार्बन प्रेजेंट है, बीटा अमीनो एसिड गामा पे गामा अमीनो एसिड एंड सो ऑन। अल्फा अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर आपके सामने है, इनको अगर आप एग्जैक्ट फीचर में लिख दो, NH2 अगर राइट साइड में आ जाए, इट इज कॉल्ड डी अमीनो एसिड, और अगर लेफ्ट में आ जाए तो L। नेक्स्ट, इसके बाद अगर COOH ग्रुप ज्यादा अमीनो एसिड में NH2 ग्रुप से, ये एसिडिक होगा, और NH2 ग्रुप ज्यादा तो ये बेसिक होगा, और दोनों इक्वल है तो ये न्यूट्रल होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो अमीनो एसिड्स होते हैं दे आर कलरलेस, क्रिस्टलाइन, वाटर सोल्यूबल एंड हाई मेल्टिंग सॉलिड। और ये क्या है, सोल्ट की तरह बिहेव करते हैं, क्योंकि इनमें एसिड और बेस ग्रुप प्रेजेंट होता है, वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगा, क्या बना लेगा, ज्यूइटर आयन बना लेगा। और ज्यूइटर आयन क्या है, एम्फोटेरिक होता है नेचर में, क्योंकि ये एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है और बेस के साथ भी रिएक्ट कर जाएगा। नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है, इसेंशियल अमीनो एसिड जो बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती, हमें डाइट के थ्रू ऑब्टेन करने होते हैं। ये आपका जनरल स्ट्रक्चर है अमीनो एसिड का। इसमें आप R चेंज करते जाएंगे, R अगर आपने H रख दिया तो ये बन जाएगा ग्लाइसिन, जो कि सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है, और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, बाकी ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ये आपके अमीनो एसिड्स के 20 स्ट्रक्चर है, ये NCERT में एक बार आपको देख लेने हैं। इनमें जहां पे भी स्टार लगा, दे आर कॉल्ड इसेंशियल अमीनो एसिड्स। और यहाँ पे ये करेक्शन कर लेना, एक इसमें ये करेक्शन आएगा, यहाँ पे ये CH3 क्या है, ये जो पांचवा वाला आइसोल्यूसाइन, इसमें कौन सा ग्रुप है, ये सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप है। ठीक, एक बार इनको देख लेना। स्टार वाले क्या है, इसेंशियल अमीनो एसिड है, बाकी नॉन इसेंशियल है। ठीक है, एक बार स्ट्रक्चर इनके देख लेना। जिसमें नाइट्रोजन ज्यादा है वो क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। जिसमें COOH ग्रुप ज्यादा है वो एसिडिक हो जाएगा, और COOH और नाइट्रोजन सेम होंगे तो वो न्यूट्रल कहलाएगा। ये दे रखे हैं सारे, है ना। और प्रोलिन का ये कंप्लीट स्ट्रक्चर दिया रहता है, कर लेंगे ऐसे। नेक्स्ट, इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन क्या, पॉलीमर है जिसमें 100 से ज्यादा अल्फा अमीनो एसिड होते हैं, और इनका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 यूनिट से ज्यादा होता है। लेकिन एक एक्सेप्शन है, इंसुलिन, इसमें ओनली 51 अल्फा अमीनो एसिड होते हैं। एग्जाम्पल, ग्लाइसिन और एलानिन का अगर आप क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ग्लाई एला डाइपेप्टाइड बन जाता है। डाइपेप्टाइड का मतलब यह है कि उसमें 2 अमीनो एसिड है और एक पेप्टाइड बॉन्ड है। CONH बॉन्ड को पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। डाइपेप्टाइड में कितने अमीनो एसिड होते हैं, 2, और कितने इसमें पेप्टाइड बॉन्ड होंगे, एक। ट्राइपेप्टाइड में अमीनो एसिड 3, टेट्रापेप्टाइड में 4, और टेट्रापेप्टाइड में पेप्टाइड बॉन्ड 3। कर लोगे ऐसे। नेक्स्ट, प्रोटीन को मॉलिक्यूलर शेप पे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फाइब्रस प्रोटीन, जिनमें क्या है, हाइड्रोजन और डाइसल्फाइड लिंकेज होते हैं, ये वाटर इनसोल्यूबल होते हैं। इसका एग्जांपल है केराटिन, जो हेयर, सिल्क और वूल में पाया जाता है। मायोसिन, ये मसल्स में पाया जाता है। ग्लोबुलर प्रोटीन, इनका गुच्छा सा बनता है, इसके एग्जांपल ये वाटर सोल्यूबल होते हैं। इंसुलिन और एल्बुमिन इसके एग्जांपल्स है। फिर प्रोटीन के 4 टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर, जिसमें क्या है, स्ट्रेट चेन पॉलीमर बनते जाते हैं, और सेकेंडरी स्ट्रक्चर जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण क्या हो जाता है, कोयल बन जाती है। टर्सरी स्ट्रक्चर में क्या होगा, ये कोयल क्या करती है, रिपीट करने लग जाती है ऐसे, तो दिस इज कॉल्ड टर्सरी स्ट्रक्चर। और जिसमें गुच्छा बन जाए उसको क्या कहेंगे, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर।
अल्फा हेलिक्स जो बनेंगे, ये हेलिक्स जो बनते हैं ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग कारण, ऐसे ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से इसमें क्या होता है, अल्फा हेलिक्स बनते हैं। ये अल्फा हेलिक्स और इस तरफ एक अल्फा हेलिक्स, इन दोनों में आपस में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ये सीट्स बनती है विच आर कॉल्ड बीटा प्लेटेड सीट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर्स आर स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइसल्फाइड लिंकेज, van der Waal forces and electrostatic force of attraction. लास्ट इज डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। कोई भी प्रोटीन जो होता है उसकी यूनिक स्ट्रक्चर होता है, 3D स्ट्रक्चर होता है, यूनिक उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है, इसको नेटिव प्रोटीन कहते हैं। जब नेटिव प्रोटीन किसी फिजिकल चेंज लाइक टेम्परेचर चेंज या केमिकल चेंज लाइक पीएच चेंज के कॉन्टेक्ट में आता है तो उससे क्या होता है भाई, इसका स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाता है, इसके जो ग्लोबुल बने हुए वो अनफोल्ड होने लगते हैं, इसकी कॉइल्स जो है वो अनकॉइल होने लगती है, जिसके कारण इसका सारा स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है और ये अपना काम करना छोड़ देता है। दिस इज नोन एज डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन से क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्टर्ब हो रहे हैं, यानी कौन से स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होंगे, सेकेंडरी एंड टर्सरी, लेकिन प्राइमरी स्ट्रक्चर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन के एग्जांपल क्या क्या है, बॉइलिंग ऑफ एग एंड कर्डलिंग ऑफ मिल्क। कर लोगे भाई। तो एंजाइम्स, एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स आर प्रोटीन व्हिच एक्ट एज बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, यानी बायोलॉजिकल रिएक्शंस को कैटलाइज करेंगे। अगर हम बात करें स्टार्च से, आपको क्या बनाना है, स्टार्च से अगर एथेनॉल बनाना है, क्या सीक्वेंस होगा, स्टार्च से माल्टोज, माल्टोज से ग्लूकोज, ग्लूकोज से इथेनॉल बनाएंगे। स्टार्च से माल्टोज बनाने के लिए डायस्टेज एंजाइम, और फिर माल्टोज से माल्टेज क्या करेगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा, और ग्लूकोज को जाइमेज इथेनॉल में कन्वर्ट कर देगा। ये सीक्वेंस याद होना चाहिए, डायस्टेज, माल्टेज एंड जाइमेज। और इन्वर्टेज एंजाइम सुक्रोज को ग्लूकोज फ्रक्टोज में कन्वर्ट करता है। ऐसा एंजाइम जो एक सबस्ट्रेट को ऑक्सीडाइज करे, दूसरे को साइमल्टेनियसली रिड्यूस करे, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडोरिडक्टेज एंजाइम। एंजाइम क्या होते हैं, बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं, ठीक, यानी मोस्टली क्या होता है, एक एंजाइम एक ही सबस्ट्रेट, मतलब एक ही टाइप के सबस्ट्रेट को कैटलाइज करता है। हाईली एफिशिएंट, बहुत ज्यादा एफिशिएंसी होती है। एक सिंगल एंजाइम करोड़ों सबस्ट्रेट को क्या कर सकता है, कैटलाइज कर सकता है। और इनकी जो वर्क एफिशिएंसी होती है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर और ऑप्टिमम पीएच पे ज्यादा होती है। नेक्स्ट, इसके बाद विटामिन। विटामिन में क्या है, विटामिन क्या होते हैं भाई, ये स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं, डाइट के थ्रू हम ऑब्टेन करते हैं, और इनका काम क्या है भाई, बॉडी के नॉर्मल मेंटेनेंस के लिए और हेल्थ के लिए, ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए, ठीक। विटामिन दो टाइप का है, वाटर इनसोल्यूबल है या फैट सोल्यूबल उसको बोल सकते हैं, ए, डी, ई एंड के इसमें आएंगे, और वाटर सोल्यूबल में दो आएंगे, विटामिन बी एंड सी। तो ये बॉडी के थ्रू मतलब वाटर पानी में डिजोल्व होकर यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर आ जाएंगे, तो इनको बॉडी में स्टोर नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट विटामिन B12। बाकी ये याद कर लेना, विटामिन ए, इनके सोर्सेज तो पढ़ लेना, इनकी डेफिशिएंसी डिजीज जरूर याद कर लेना क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जाती है। जल्दी जल्दी बोल दो मेरे साथ साथ, डेफिशिएंसी डिजीज ऑफ विटामिन याद करना। सबसे पहले बताओ, विटामिन ए की डेफिशिएंसी डिजीज क्या है, जीरोप्थैल्मिया, जिसमें क्या होता है, हार्डनिंग ऑफ कॉर्निया ऑफ आई और नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन B1 जिसको थायमिन भी कहते हैं, इसकी क्या है, बेरी, इसमें क्या होगा, भूख न लगना और ग्रोथ रुक जाना। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, इसमें क्या होता है, चिलोसिस, यानी इससे वो छाले हो जाते हैं, है ना, होठों पे, मुंह पे, और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स और बर्निंग सेंसेशन ऑफ स्किन। विटामिन B6 कन्वल्जन्स, दौरे आना। विटामिन B12 साइनोकोबालामिन इसका साइंटिफिक नेम है, पर्निशियस एनीमिया यानी आरबीसी की डेफिशिएंसी होना। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड इसको बोलते हैं, स्कर्वी, मसूड़ों से खून आना। विटामिन डी रिकेटस, इससे क्या होता है, हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, ठीक, और ऑस्टियोमेलेसिया, इससे ज्वाइंट पेन वगैरह होता है। विटामिन ई, इससे क्या होगा, इंक्रीज फ्रेजिलिटी ऑफ आरबीसी एंड मस्कुलर वीकनेस। विटामिन के, इंक्रीज ब्लड क्लोटिंग टाइम, यानी विटामिन के की कमी है तो आपका ब्लड इजीली क्लोट नहीं होता है। नेक्स्ट, न्यूक्लिक एसिड, इसमें क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं जो हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और क्रोमोसोम्स प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं। न्यूक्लिक एसिड हमारे दो है, आरएनए एंड डीएनए, और न्यूक्लिक एसिड क्या है, लॉन्ग चेन पॉलीमर्स है, किसके, न्यूक्लियोटाइड्स के। और जब आप न्यूक्लिक एसिड का हाइड्रोलिसिस करते हो क्या मिलेंगे, तीन कंपाउंड मिलेंगे, पेंटोज शुगर मिलेगा, फॉस्फोरिक एसिड मिलेगा, और नाइट्रोजन कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक बेस मिलता है। फिर इसके बाद ये आपका पेंटोज शुगर है, क्या होता है, डी राइबोज, इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है, ये है बीटा डी राइबोज। जिसमें देखो फर्स्ट कार्बन का OH और CH2OH लास्ट वाला सेम साइड है, बीटा डी राइबोज। इसके सेकंड कार्बन से ऑक्सीजन अगर हटा देंगे, ऑक्सीजन रिमूव कर देंगे, इट विल बी बीटा D2 डीऑक्सी राइबोज। ये प्रेजेंट होता है डीएनए में, और बीटा डी राइबोज प्रेजेंट होता है आरएनए में। ये पांच आपके बेस है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन और यूरासिल।
तो डीएनए में कौन से हैं? यूरासिल को छोड़ के बाकी चारों हैं। और आरएनए में कौन सा है? थायमिन को छोड़ के बाकी चारों है। ठीक, और थायमिन का नेम क्या है? 5 मिथाइल यूरासिल होता है। ये आपका न्यूक्लियोसाइड है। जब बेस और पेंटोज शुगर मिलेगा तो क्या बनाएगा? न्यूक्लियोसाइड बनाएगा। और न्यूक्लियोसाइड में जो बेस अटैच होता है पेंटोज शुगर से, कौन से पोजीशन पे? 1' पोजीशन पे होता है। तो न्यूक्लियोसाइड बनने के बाद फिर इससे फॉस्फोरिक एसिड जब अटैच होता है, ये क्या बनता है? न्यूक्लियोटाइड। तो जो आपका न्यूक्लियोसाइड है उसमें कौन सी पोजीशन से फॉस्फोरिक एसिड अटैच होगा? 5' से। बोलो कोई डाउट है क्या? नेक्स्ट, इसके बाद ये आपका ये न्यूक्लियोटाइड मिलके क्या बनाएंगे? डाइन्यूक्लियोटाइड। और ऐसे आगे जुड़ते जाएंगे, वो बन जाएगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो किसके थ्रू जुड़ते हैं? फॉस्फर डायस्टर लिंकेज के थ्रू जुड़ते हैं। याद कर लेना, इसमें पोजीशन कौन सी होती है? एट 3' एंड 5' पोजीशन ऑफ बेस। ये याद कर लेना भाई, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक, ये आपका डबल स्टैंड स्ट्रक्चर है। ये आपका हेलिकल स्ट्रक्चर है डीएनए का, जो कि डबल स्टैंड होता है, जबकि आरएनए सिंगल स्टैंड होता है। ये डबल स्टैंड स्ट्रक्चर क्यों एग्जिस्ट करता है? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस किस के बीच में होगी? ग्वानिन और साइटोसिन, एडेनिन और थायमिन। ग्वानिन साइटोसिन में आप ट्रिपल बॉन्ड दिखाते हैं, एडेनिन और थायमिन में डबल बॉन्ड दिखाते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद आरएनए 3 टाइप का होता है। एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए, टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए। और आरएनए क्या है? प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, और उसको कैसे सिंथेसाइज करना, उसका कोड डीएनए के पास होता है। बोलो कोई डाउट है क्या? Subscribe to Wise Classes channel for NEET chemistry guidance.